नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए मखसूस है जो लोग अलग अलग शोबे में अलग अलग उन्वानात पर अलग अलग मौज़ूआत पर खुसूसियत रखते हैं और उनकी जानकारी से जो है हम आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनके मालूमात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है इस प्लेटफॉर्म से आपकी रूबरू कराने की कोशिश होती है, जिसका नाम ही रूबरू। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत इस वक्त हमारे पास मौजूद है जो माशियात पर, इक़्तिसादियात पर और इन्वेस्टमेंट की गुर पर और कहाँ किस तरह करना चाहिए और कहाँ गलतियाँ कर जाते हैं, इस पर जो है वो गहरा मुताला भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र हैं जनाब सैयद मुजीबुद्दीन साहब। हमारे कर्नाटक के बीदर से ताल्लुक़ रखते हैं। बेंगलुरु में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में वो एडवाइस के लिए और अलग अलग तरह के कॉन्फ्रेंस में इस मौजू पर बोलने के लिए आते हैं। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी उनके कुछ मालूमात से आपको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसलिए कुछ अहम तरीन सवालात जो आजकल बिलखुसूस हमारा बेंगलुरु शहर, कर्नाटक के अफराद जो है वो देही इलाक़ों से हट कर के शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट में और दीगर कारोबार में जो है वो उसमें आगे बढ़ते भी हैं और इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये फ़ायदा होगा और सारे जो लोग भी हमें सुन रहे हैं। मुजीबुद्दीन साहब, आपका इस्तकबाल है, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया आपके जो है 2 रोज़ा मुख्तसर से प्रोग्राम में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जो है इस फील्ड में आने का असल मंशा क्या था आपका, कि जो आपने इस फील्ड को चुना? क्या वाकई में पहले से ही आपका फील्ड है या? जी, जज़ाकल्लाह मौलाना, आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पे बात करने का। इस फील्ड से मैं मुतासिर तब हुआ जब मैं देखा कि भाई बचपन में एक ज़माने में शहर हैदराबाद में एक बैंक का भी स्कैम हुआ और बहुत सारे स्कैम्स तो आम बात हो गई। तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान मेरे को ये समझ में आया कि भाई कौम के अंदर जो है फाइनेंशियल बेदारी होना ज़रूरी है। बेदारी ज़रूरी इस हद तक चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे हम पैसे को इस्तेमाल करते हैं, पैसे को जो है खर्चते हैं, ज़िंदगी हमारी पैसे के आतराफ घूमती है। तब सवाल सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि भाई पैसा क्या है, क्योंकि दुनिया में अगर किसी कौम को जो है 3 लेवल से अगर वो पसमानदा हो जाए तो वो आखिर पस्त हो जाएगी। एक सियासी तौर पे, दूसरा समाजी तौर पे, तीसरा माशियात के तौर पे। तो मैं माशियात के मामले में ये बोलूँगा कि भाई लोगों को क्या है, पैसे के ताल्लुक़ से जब तक मालूम ना हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ग्रेट वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते। मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ वेल्थ क्रिएशन का, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन और मनी मेकिंग ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा। मनी मेकिंग का मतलब यह है कि आप ज़िंदगी के लिए पैसा बनाते हैं और वो खर्च हो जाता है। वेल्थ क्रिएशन का मतलब यह है कि आपने एसेट्स बनाए और कल से आप काम नहीं कर रहे हो तो भी आपका घर चल रहा है। तो अब मैं एक सवाल से मैं शुरू करता हूँ मौलाना, कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई वेल्थ, पैसे से वेल्थ क्रिएट की जाती है, तो देन व्हाट इज़ मनी, पैसा क्या है? तो मैं ये सवाल काफ़ी लोगों को पूछा कि भाई व्हाट इज़ मनी, क्योंकि बगैर पैसे को समझे हम वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते। तो मैं काफ़ी लोगों को ये सवाल पूछा कि भाई व्हाट इज़ मनी। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। किसी ने कहा कि भाई ये करेंसी का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट पैसा है। क्या आपके जेब में अगर 1 लाख रुपए है तो वो पैसा है? क्या बैंक में जो 1 लाख रुपए रखा हुआ है क्या वो पैसा है? तो जवाब ये है कि मॉडर्न डे इकोनॉमी में जो पैसा आप करेंसी यूज़ कर रहे हो उसको पैसा नहीं कहा जा सकता। पैसा उसे कहा जाएगा जो पैसा इन मोशन में है। पैसा जो मोशन में है, हरकत में है, उसे पैसा कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे पैसा मोशन में कैसा रखा जाए, इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पैसा काम कैसा करता है। पैसा काम करता है MCM मॉडल में, यानी मनी
कमोडिटी और मनी। हाँ। जैसे एग्जांपल, आपने कुछ इन्वेस्ट करके एक कार बनाई, एक कंपनी खोली और उस कार को आपने सेल किया, 10 लाख में कार बनी, आपने 12 लाख में सेल किया, 2 लाख का प्रॉफिट बना। तो इसे कहते हैं MCM मॉडल। और MCM मॉडल इज नथिंग बट बिजनेस। तो हमारे लोग जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती ये करती है। अब दूसरी बात ये है कि हिस्टोरिकली पैसा किसे कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह कहफ में एक वाक़या है जिसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो टूटी हुई दीवार बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि टूटी हुई दीवार क्यों बनाया, उसके डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे यतीमों का ख़जाना दफन है। तब सवाल ये है कि जब यतीमों का ख़जाना दफन है ज़मीन के अंदर, तो वो किस शक्ल में है? कि अगर 500,000 के नोटों की शक्ल में है तो वो तो डिमोनेटाइजेशन ख़त्म हो गई, बोसीदा हो गई। तो जाहिर सी बात है गोल्ड सिल्वर वगैरह की शक्ल में है। एक बात। दूसरी बात, अब वो पैसा अगर उनको 15-20 साल बाद मिलेगा तो जाहिर सी बात है 15-20 साल बाद वाली वैल्यू मिलेगी, अब की वैल्यू तो नहीं मिलेगी। अगर 15-20 साल वैल्यू मिलेगी तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन में दफन है वो कहीं इन्वेस्टेड तो नहीं है। जी जी जी, ठीक है। इससे ये साबित हुआ पैसा जो अपनी वैल्यू खोता है उसे पैसा नहीं कहा जाएगा। पैसा अपनी वैल्यू नहीं खोना चाहिए। तो आज का पैसा जो जमीन के ऊपर है, इसके बावजूद भी इसकी वैल्यू घट रही है। अब सवाल यह है कि क्यों घट रही है। तो इसकी पेपर आजकल के पेपर करेंसी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती है इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। अब ये और एक सवाल पैदा हुआ, महंगाई क्यों है जब पहले नहीं थी। तो इसमें कैसा है, पैसा क्रिएशन के तरीके में इसका जवाब है। मिसाल के तौर पे पहले पैसा कैसे क्रिएट होता है इकोनॉमी में, जैसे आप गए कि भाई जंगल से लकड़ी लेके आए, लकड़ी को काटे और उसका फर्नीचर बनाए, फर्नीचर बना के सेल कर दिया आपने। मान के चलिए 10,000 का फर्नीचर बनाया, 12,000 में सेल कर दिया, तो 12,000 रुपये इकोनॉमी में आ गए। लेकिन आजकल के पैसे कैसे क्रिएट हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं और क्रिएट करें। पहले ऐसा था कि भाई जितना गोल्ड रहेगा उतना पैसा प्रिंट होगा, उस मुल्क की वैल्यू भी उतनी होगी, तो जितना गोल्ड रहेगा उतना प्रिंट होगा। लेकिन हुआ क्या, गोल्ड जितना है उससे ज़्यादा प्रिंट होने लगा, हो रहा है। दूसरे आलमी सतह की बैंकों से कर्जा उठा रहा है, कर्जा हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, अगर फिर हमने प्रिंट करना शुरू कर दिया तो आपके पैसे की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। अब सवाल यह है कि जब प्रिंट हो रहा है तो इतना प्रिंट क्यों हो रहा है, या फिर मार्केट में क्यों लाया जा रहा है। इसका जवाब है हमारी इकोनॉमी के अंदर। हमारी इकोनॉमी अशिया के ढेर पे खड़ी हुई है। कमोडिटीज बाइंग सेलिंग हमको होना है, पैसे को मार्केट में पंप करना है। तो अगर अशिया के ढेर पे खड़ी हुई है, यानी कमोडिटीज के ढेर पे खड़ी हुई है, इसके मनी सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अब एक सवाल ये है कि भाई अगर पैसा प्रिंट हो गया, भाई प्रिंट हो गया, मार्केट में आएगा कैसा। मार्केट में पैसा आता है कर्ज के जरिए। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं बोलेगी कि भाई सिटीजन जी ये लीजिए पैसा, आप खर्च कीजिए, इकोनॉमी को बढ़ाइए आगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो उसको कर्ज के जरिए दिए जाएगा, लोन अप्रोच होता है, लोन के लिए अप्रोच। इसीलिए हमारे पास इनकम टैक्स है, GST है, सब है, मगर कर्ज के लिए कोई टैक्स नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इकोनॉमी में गवर्नमेंट चाहती है कि वो इकोनॉमी में पैसा आए। तो पहले के पैसे में आज के पैसे में फ़र्क ये है कि आज का पैसे को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, तभी जो है उसकी वैल्यू सस्टेन होगी। 6-7% से उसका घट रहा है, तो मिनिमम 6-7% अगर आप रिटेन करना पड़ेगा, उसके ऊपर का आपका रिटर्न रहेगा। जैसे मान के चलिए आपने 15% रिटर्न कमाया, तो असल में आपने 9% कमाया, 6% तो आपका इन्फ्लेशन खा गया, यानी महंगाई खा गई। ये है। खैर, ये करेंसी के सिलसिले में बात हुई। मेरा एक सवाल एक आपको ये है कि ये फाइनेंस का जो उसके चैलेंजेस हैं या फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो असल क्या है इस वक्त। देखिए, फाइनेंस का इम्पोर्टेंस ये है कि मैं इसका जवाब ऐसे देता हूँ। पहले
अगर निज़ाम स्टेट का एग्जांपल ले लिया जाए तो निज़ाम स्टेट में मुसलमानों के पास 32 एकड़ % ज़मीनें थी। तो बहरहाल निज़ाम स्टेट ख़त्म हुआ तो एक एक्ट आया जिसको कहते हैं जागीरदारी एबॉलिशन एक्ट, उससे काफ़ी ज़मीनें ले ली गई। दूसरा एक्ट आया हौलदारी एक्ट आया, फिर उसमें भी ज़मीनें चली गई। सीलिंग एक्ट आया, फिर उसमें भी ज़मीनें चली गई। तो ज़मीनें चली गई। अब सवाल यह है कि अगर ज़मीनें चली गई तो ज़मीनें गई कहाँ? तो जाहिर सी बात है दूसरों में बंटना चाहिए, बटी भी होंगी, लेकिन एक और तरीक़ा क्या है इसको समझने का कि 1956 में कंपनी एक्ट 1956 पास किया गया, जिसके तहत कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अगर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ लैंड। जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसका नाम है GMR, उसका मार्केट कैप है तकरीबन 80-85 हज़ार करोड़। उसके पास ज़मीनें हैं एयरपोर्ट के आजू बाजू 2502 करोड़ 2 एकड़ 2500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है एक के पास। अब ये ज़मीनें कैसे आई? इस पर कर्ज है तकरीबन 35 से 38 हज़ार करोड़ का। तो यहाँ पे बैंकिंग का इस्तेमाल किया गया ज़मीनें ख़रीदने के लिए और ये कंपनी बिजनेस कर रही है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई अब अपने पास एक और तरीक़े से भी इसको समझा जा सकता है कि भारत का बजट है 50 लाख करोड़, जिसमें 15-20% हम सूद दे देते हैं जो कर्ज हमने लिया है। बचा हुआ बजट कितना आता है आपको सहाफ़ी आपको बेहतर मालूम है, आवाम तक कितना पहुंचता है। दूसरा है कर्नाटक है, कर्नाटक का बजट तकरीबन 4 लाख करोड़ का है, उसमें भी 15-20% सूद जाता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट जो है इंडिया की मार्केट है, मार्केट का साइज़ है तकरीबन 450 लाख करोड़। 450 लाख करोड़ का मतलब ये है कि एक दिन में 6 से 8 करोड़ का बिजनेस वहाँ पे होता है। पूरा कर्नाटक 4 लाख करोड़ में एक साल चलता है, बिल्कुल 2-4 घंटे में एक दिन के अंदर उतना बिजनेस स्टॉक मार्केट में हो जाता है। तो सवाल ये है कि आप अगर इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनेंगे तो कैसे? एक बात बोल के मैं समझाता हूँ मौलाना। ये रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि 15 साल पुरानी गाड़ी अंदर नहीं आएगी। दिल्ली में भी कानून बनाया कि 15 साल पुरानी गाड़ी कैंसिल किया उसने, स्क्रैप कर देंगे। जो भी है इससे हुआ क्या? तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है प्रो बिजनेस, प्रो इकोनॉमी और प्रो कॉर्पोरेट्स है। तो जब गाड़ियां स्क्रैप होंगी तो खरीदेगा कौन? आवाम खरीदेगी। बेचेंगे कौन? ये कंपनियां बेचेंगे, महिंद्रा है, टाटा है, TVS है, आयशर मोटर्स है, ये बिकेंगे। अगर बिकेंगे तो फायदा किसको होगा? जो इन्वेस्टर है और जो सेल करने वाला है। इसीलिए जैसे मान के चलिए SBI का ऑटो अपॉर्चुनिटी फंड है, ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसका फायदा आपको होगा, क्योंकि आप हर चीज़ पे टैक्स देते हो। सुबह जो है उठने से लेके ब्रश जहाँ से करते हैं वहाँ से लेके टोल टैक्स, न जाने कितने किस्म के टैक्स हम देते हैं। लेकिन जब टैक्स हम जब देते हैं तो हम इन्वेस्ट करके रिटर्न नहीं लेते, सिर्फ दे रहे हैं। सिर्फ दे रहे हैं। हम ले कुछ भी हैं तो लेंगे कैसा? तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साबुन की टिकिया पर भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं। यहाँ तक के बच्चा पैदा होता है, दूध का उसका डब्बा आता है, उस पर भी टैक्स है। अगर कोई मरता है तो उसका कफन भी खरीदता है तो टैक्स है। टैक्स दे रहा है। यहाँ तक के एक भिखारी भीख भी मांगता है, भीख मांग के वो पैसे ले आके बाजार से कुछ खरीद के खाता है, उस पर भी टैक्स दे रहा है। वो भी टैक्स दे रहा है। रोड पर टैक्स, टोल टैक्स, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं। वापस नहीं ले रहे, टैक्स दे रहे हैं, बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको लेना है, इकोनॉमी का पार्ट बनना है, इन्वेस्ट करना जरूरी। अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको क्या फायदा? यू विल बिकम एंड ऑफ द डे कंज्यूमर ही बन के रह जाएंगे आप। यानी हम जो हुकूमत को दे रहे हैं उससे निकालने के रास्ते हमें तलाश करना, ये आप कहना चाह रहे हैं। क्या है आपके पास रास्ते? अब मिसाल के तौर पे हमारी माशी पसमानदगी क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है ना। माशी पसमानदगी इसलिए है क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग कंज्यूमर्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे कम्युनिटी का थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। बच्चा पैदा होता है, मरने तक हम लोग खर्च करते हैं, हम प्रोड्यूस कुछ नहीं करते। पैसा उसके पास आता है जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर नहीं है।
अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। सवाल यह है कि हमारे लोग स्कैम्स में भी क्यों फंसते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां डुबा करके चले जाती है, कंपनियां आती हैं फिर डुबाती हैं। हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे, सोने के नाम पे, चांदी के नाम पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट का शिकार बनते हैं। अब सवाल है इसलिए क्यों बनते हैं, इसके कुछ रीजंस है। जिस मिसाल के तौर पे हमारे लोग करेंसी, कमोडिटी और मार्केट, 3 चीज़ों के बारे में हमारा इल्म नहीं है। इसका मिसाल हमारे को, मैं जैसे एग्जांपल मैं कुरान से इसका मिसाल देता हूँ। जब सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि 5 दुबली गायें मोटी गायों को खा रही है, इसकी ताबीर पूछी गई तो पता चला कि भाई 7 साल खुशहाली रहेगी, 7 साल कहत पड़ेगा। तो बादशाह को उन्होंने एडवाइस किया कि भाई 7 साल आप स्टोर करो, हार्वेस्ट करो ग्रेन्स को, फिर बाद में आप बेचो, इससे आपको फ़ायदा भी होगा, ये मसला भी हल हो जाएगा। तो इसमें क्या मैसेज मिल रहा है? इसमें मैसेज ये मिल रहा है कि आप ये कमोडिटी पे 7 साल तक इन्वेस्ट करो। मैसेज मिला ना इसमें। तो उस बादशाह ने किया भी, जिसका रिटर्न आया और जिसकी नतीजे में इजिप्ट की हुकूमत बहुत अमीर हुई। अब सवाल यह है कि क्या इस प्रिंसिपल पे हम आज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? जिसका एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजी। इंडिया में सिर्फ 2 कंपनीज ऐसे हैं जो ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर बनाते हैं, टाटा एलेक्सी और KPIT टेक्नोलॉजी। KPIT टेक्नोलॉजी में तकरीबन 3% इन्वेस्टमेंट है MIT का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। क्यों? आने वाले दिनों में MIT को मालूम था कि ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज की वैल्यू बढ़ने वाली है। उनको मालूम था, कमोडिटी, करेंसी और मार्केट का पूरा जानकारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया और कमाया भी। अब हमारे लोग ये क्यों नहीं कर पाते? इल्म नहीं है उनके पास, इल्म नहीं है। और इसकी कुछ जैसे एग्जांपल, हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स हमारे लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, हमारे ताजिर, वो लोग मर्केंटिलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फ़र्क नहीं कर पाते। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले मर्केंटिलिज्म था। जैसे एग्जांपल, आप कहीं से कोई चीज़ ला रहे हो, सस्ते से सस्ते में लाना है और महंगे से महंगे में बेचना है, जिसमें आपका प्रॉफिट बनेगा जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीनें आ गई। जैसे अगर कोई कारीगर पहले दिन में 10 जूते बनाता था, तो वो 100 जूते बना रहा है, 500 जूते बना रहा है, उसको सैलरी तो उतनी मिल रही है, प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पॉलिसी ये है कि हम सस्ते से सस्ते में बनाएंगे और सस्ते से सस्ते में बेचेंगे, ताकि बड़े पैमाने पे सेल हो और इसका जो है बेनिफिट सबको मिले। और इस तरीके से ग्रो होते गए। यहाँ पे हमारे को ज़्यादातर हमारे कम्युनिटी के ताजिर जो है, मेरी एक ऐसी नाखिस सी राय है कि हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए। दूसरी चीज़, हमारे को ये स्कैम में इन्वेस्ट करने का, हम लोग MCM मॉडल समझते नहीं, मनी, कमोडिटी एंड मनी का। क्यों? हमारे पास कोई आता है हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे, आप ये करो, आप वो करो, हम लोग कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं पूछते कि भाई तुम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, आपकी बैलेंस शीट क्या है, आपका कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, आपका कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सवाल नॉर्मली हमारे लोग नहीं करते। और एक चीज़ हम लोग अहम गलती ये करते हैं, हमारे लोग स्पेशली ज़्यादा रिटर्न के कोशिशें करते हैं। जैसे मिसाल के लिए 1 लाख रुपए पे हम उसको डबल कर दें, 3 गुना कर दें। ज़्यादातर जो रिसेंटली मेरे ख्याल से तेलंगाना में एक स्कैम हुआ, वो स्कैम की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप हमारे पास 1 लाख रुपए दे दो, महीने को इतने लो, 6-7 हज़ार जो भी है। अगर इसका सालाना देखा जाए तो 70, 80, 90% हो रहा है। जबकि दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का सालाना रिटर्न है 19%। और निफ्टी 50 कंपनीज जैसे टाटा है, रिलायंस है, दूसरे कंपनीज है, उनका 15 से 20% एवरेज रिटर्न है। तो जब ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और कंपनीज जो है 20% क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो आप लोग कैसे कर रहे हो? तो फ़र्क क्या है? अगर मिसाल के तौर पे मैं ऐसा कहूँ कि आप 1 लाख रुपए का 50% होगा 50,000, 1 करोड़ का 5% होगा 5 लाख। तो जितना भी बड़ा पैसा होता है, बड़े कंपनीज होते हैं, वो कम रिस्क पे काम करते हैं, कम प्रॉफिट पे काम करते हैं। आप 1 लाख पे 50% बनाने के बजाय आपका पोर्टफोलियो ऐसे ग्रो करो, आप ऐसे जाने की कोशिश करो तो गिर जाओगे। तो यहाँ पे इनको मौका मिलता है। एक और बात, हमारे लोग जो है प्रॉफिट चाहते हैं, लॉस नहीं।
जो लॉस नहीं देखता वो प्रॉफिट कभी नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक डेटा के तहत एक कंपनी है जोमेटो, आपने देखा होगा। वो कंपनी 2018 से लेके तकरीबन 2023 तक लॉस में रही। लॉस भी ऐसा, मिसाल के तौर पे 2018 में 107 करोड़ का लॉस, 2019 में 1010 करोड़ का लॉस, 2020 में 2300 करोड़ का लॉस, 2021 में 800 करोड़ का लॉस, 2022 में 1200 करोड़ का लॉस, 2023 में 970 करोड़ का लॉस, 2024 में प्रॉफिट में। इससे क्या समझ में आता है? जो कंपनी जो निफ्टी 50 में दाखिल हो गया, 50 रुपए का स्टॉक 300 रुपए पहुंच गया। ये कैसा हुआ? इसके जो इन्वेस्टर थे, जब लॉस में थी कंपनी तब भी इसमें बने रहे। क्यों? वो लोग इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जानते थे। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल कैश बर्निंग में था। शुरू में कैश बर्न करना पड़ता है और बाद में रिटर्न आते हैं। तो ये अगेन ये भी एमसीएम का मॉडल हो गया। ये सर्विस बेस्ड कंपनी है लेकिन मॉडल तो वही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हम लोग जिसकी वजह से इसमें फंसते हैं। एक आखिरी बात मैं करता हूँ इस ताल्लुक से। हमारे पास स्पेशली गोल्ड से रिलेटेड स्कैम्स हुए हैं, आपने गौर किया होगा। तो मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि गोल्ड से रिलेटेड स्कैम में क्या हुआ, उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी चला गया, सब चले गया। उन्होंने ये सारी चीज़ों को रिसर्च नहीं किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ टाइटन की। टाटा की कंपनी है जो सोने का बिजनेस करती है, ज्वेलरीज का वगैरह। टाइटन ने पिछले 4 साल में 350% का रिटर्न दिया। सोने की और एक कंपनी है जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स ने पिछले 4 साल में 1000% का रिटर्न दिया। यानी 1000% का रिटर्न मतलब है आपने वहां पे 10 लाख लगाया होता तो आज वो 1 करोड़ होता। तो ऐसा रिटर्न दिया। तो अब ये अच्छा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी शेयर्स हैं, इनके मार्केट में शेयर्स हैं, आवाम इसमें हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकती है आवाम। देखिए, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने के लिए अब बेसिकली सवाल ये होना चाहिए, बड़ा वेल्थ क्रिएशन होने के लिए 3 तरीके हैं जिससे आदमी बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। एक तरीका है किसी फील्ड के आप एक्सपर्ट बनो, जैसे एक्सपर्ट एक्टर है, एक्सपर्ट एथलीट है, या किसी प्लेयर है या राइटर है, आप उसमें बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप करना है। तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। अब इन्वेस्टमेंट में 3 कैटेगरी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज है जिसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स करते हैं और रिटर्न भी कम होता है। लैंड एंड गोल्ड है और तीसरा है इक्विटी मार्केट। लैंड एंड गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अच्छा है, करना भी चाहिए, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या है, इसमें प्रोडक्शन नहीं होता। आपने लैंड ले ली, कहीं पे प्लॉट ले लिया, कहीं पे कुछ लिया, उसका मंथली डेली कुछ प्रोडक्शन नहीं है। गोल्ड ले लिया, घर में रख दिया, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं। लेकिन इक्विटी में अगर आपने किसी कंपनी का, जैसे मान के चलिए रिलायंस का एक शेयर ले लिया, 1200 रुपये 1400 रुपये का जो शेयर है रिलायंस का, तो वो शेयर के पीछे जहाँ तक रिलायंस पेट्रोलियम, जब रिलायंस पे कोई पेट्रोल पंप पे तेल भी डालता है तो प्रोडक्शन हो रहा है, कोई उसके स्मार्ट में जाके कुछ खरीदता है तो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसका फ़ोन रिचार्ज करता है तो भी प्रोडक्शन हो रहा है। इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल का आपने एक शेयर ले लिया। इंडियन ऑयल में क्या है, आप कोई गैस ले रहा है, कोई डीजल डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो भी आपको प्रॉफिट है। इसमें सूद की आमेजिश नहीं है? इसमें एक कैटेगरी है मौलाना। देखिए, पहली चीज़ क्या है, पैसा कमाना आसान है मगर पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। मिसाल के तौर पे हमारे पास शरई गाइडलाइंस हमारे पास हैं कि भाई बुनियादी तौर पे, हालांकि मैं आलिम नहीं हूँ लेकिन मेरी नाक़िस से इल्म के तहत मैं उलमा से सुना है कि आप बेवरेजेस और बैंकिंग 2 स्टॉक्स अगर छोड़ दिए जाएं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो आसानी से। और उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जब इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ, एक इनफरादी कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इक्विटी में करने के बजाय इक्विटी फंड में करो। इक्विटी फंड में करने से फ़ायदा क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे SBI का ऑटोमोटिव फंड है, ये थीमेटिक फंड है। ये पूरी मोबाइल की थीम पे काम करता है। अगर ऑटोमोबाइल का थीम का मतलब क्या है, एक गाड़ी है, एक टायर है, एक पिस्टन है, उसका पार्ट्स है, उसके जितने भी रिलेटेड एक थीम बनाते हैं। अब ये थीमेटिक फंड जो है शरई तौर पे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें बैंकिंग नहीं है ना ही बेवरेजेस है।
एक है थीमेटिक फंड है, दूसरा सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल का मतलब किसी एक सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे या कोई भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। एक चीज़ अगर कहीं तैयार हो रही है, कंपनी के बारे में मालूम है कि यही चीज़ हो रही, जी वहाँ पे हम लोग वहाँ पे बिल्कुल कर सकते। उसके अलावा एथिकल फंड्स भी हैं, क्वांट का है, टाटा का है एथिकल फंड, उन्हें उसमें उलमा का फतवा भी है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर फंड में आप इन्वेस्ट करना है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप थ्रू आउट आवर डिस्कशन, जब हमारी इन्वेस्टमेंट की जब बात हो रही तो कहाँ पे भी इन्वेस्ट करना, ये भी एक सवाल है। जैसे आप देखिए इंडिया में गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में आने वाले 2050 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। 22 ट्रिलियन डॉलर हमारा इकोनॉमी जाएगी। क्यों? हमारे पास उतना पोटेंशियल है। तो अभी तकरीबन 2-3 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। जब जाएंगे, पिछले 15 साल का भी आप रिटर्न देखेंगे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने 850% का रिटर्न दिया, जबकि अमेरिका की IBM ने 200% का, जबकि TCS ने 850। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मारुति ने 400% का रिटर्न दिया, होंडा ने 50% का। FMCG सेक्टर में इंडिया की PNG ने 650% का रिटर्न दिया, जब US PNG ने तकरीबन 350% का रिटर्न दिया। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं, तो इसके लिए हम एनकरेज कर रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ों में पढ़ने के बजाय इंडिया की इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करो। ये म्यूचुअल फंड क्या है, ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आजकल ये बहुत चलता है, इसमें इन्वेस्टमेंट के सिलसिले। एक आखिरी सवाल है, लंबा वक्त हो रहा है। जी, एक आखिरी सवाल ये मैं जवाब दे दूँ मौलाना। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, लोग समझते हैं भाई ये आम तौर पे ये जुआ है, ये फला है, ये फला है, ऐसी बात होती है। अब आप सेंसेक्स का रिटर्न देख लीजिए, पिछले 45 साल का 800 गुना का रिटर्न है सेंसेक्स का। यानी आपने सेंसेक्स में 1000 रुपये लगाए होते तो आज 8 लाख रुपए हो रहे हैं। 1 लाख के 8 करोड़, 10 लाख के 80 करोड़ और 1 करोड़ के 800 करोड़। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक आम आदमी स्टॉक मार्केट पे जाके इन्वेस्ट करना किसी एक कंपनी में बोले तो उसको रिसर्च नहीं कर सकता, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, सेक्टर कैसा है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, बैलेंस शीट वगैरह उसको देखना नहीं आता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि AUM का लाइसेंस देते हैं। AUM का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो लाइसेंस ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस लेते हैं, टाटा है, SBI है, HDFC, ये लोग लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस लेके वो लोग ये बोलते हैं गवर्नमेंट को कि हम ये सेक्टर में, लार्ज कैप सेक्टर में, मिड कैप सेक्टर में, थीमेटिक फंड में, ये सेक्टर में हम फंड लॉन्च करते हैं। और वो फंड में वो क्या करते हैं, 50 कंपनी, 60 कंपनी, कई बार 100 कंपनी तक भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसमें करना क्या होता है कि 10 रुपये से यूनिट शुरू होता है। आप महीना या फिर एक साथ पैसा डालते जाइए। अगर मान के चलिए 10 रुपये का यूनिट है, 1 लाख रुपये आपने डाल दिया। जैसे SBI का ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड है, जब 7 रुपये पे था तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को एडवाइस किया था, आज वो तकरीबन 10 रुपये तक आया है। यानी आपने उस पर 1 लाख रुपए डाला तो 7 रुपये पे तो तकरीबन 14,000 यूनिट मिलेंगे। तो 14,000 यूनिट अगर मिल गए तो वो 7 रुपये से जब 8 रुपये पे जाएगा तो वो तो 1 रुपया जाएगा, लेकिन आपके 14,000 बढ़ेंगे। तो मेरा इन शॉर्ट यही बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी मार्केट है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेरी तरफ से मैं जो है इसमें पूरी गाइडेंस, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, मेरी तरफ से सारी चीज़ें मैं हेल्प कर दूंगा। मेरा नंबर अगर आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, मेरा ईमेल ID, पूरा गाइडेंस कैसे करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से हम लोग, हमारे पार्टनर्स ऑफिसेस है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, हुबली में है, कोई भी चाहे तो हम उनको ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, हम ये नहीं कह रहे थे कि किसी मार्केट में किसी कंपनी में करो, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इंडिया की इकोनॉमी में करो। क्योंकि कंपनी गिरना, स्टॉक गिरना, चढ़ना, ये सब नेचर ऑफ द मार्केट है, मार्केट का नेचर है। मार्केट नीचे ऊपर जाती है लेकिन इकोनॉमी हमेशा ऊपर जाती है। लेकिन वो इकोनॉमी, मसला यही है कि ना, अपने कौम के लिए आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलेंगे, पहले सबसे पहले देखा जाता है कि बात इसमें सूद की अगर आमेजिश है तो लोग भागते हैं अक्सर। बिल्कुल, अब वो आप उसको जो है कैसा समझा सकते हैं, इसमें है नहीं है बात की बात है, वो आप लोगों के ऊपर। इसमें दो चीज़ें हैं मौलाना। पहली चीज़ क्या है, अब हमारे पास तो हर किस्म के क्लाइंट्स हैं, जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी हैं। स्पेशली मेरे तरफ से जो मुस्लिम्स होते हैं, मैं उनको, जिसमें ये जो सूद का एलिमेंट नहीं होता है, वो कई फंड्स हैं, मैं उनको वो फंड उनको बताता हूँ, वो उसी फंड में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे कई मेरे क्लाइंट्स हैं। जी जी, इंशाल्लाह देंगे, हमारे वो डिस्क्रिप्शन में जो है आपका नंबर दे देंगे, जिसको जी जी आपको कर।
तो नाज़रीन गिरामी वक्त लंबा हो चुका है और ये माशियात, इक़्तिसादियात, फ़ाइनांस, म्यूचुअल फ़ंड और स्टॉक मार्केट, ये सब एक लंबा मौजू है और भरे पड़े हैं इसमें। वह ऐसे में इस चीज़ पर ख़ुसूसियत के साथ जो है बहुत गहरा मुताला रखते हैं ये। इनके पास 3-3 घंटे पे बैठेंगे तो आप लगता है कि जो है और भी जानना है। ज़ाहिर सी बात है कि जो है ये आजकल की दुनिया इसी पर मुनहसिर है। कौन हर देखते हैं आप सुबह से शाम तक शेयर मार्केट की ख़बरें, उछाल हो रही है, नीचे गिर रही है, क्या निफ्टी है, ये सारी चीज़ें आती रहती है और एक बहुत बड़ा तबका इसके पीछे भाग रहा है। इसमें से सही चीज़ को छानना ये असल चीज़ है और छानने के बाद में फिर उसको बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए सही गाइडेंस विदाउट सूद के ये पेश करना, ये भी बड़ा चैलेंज है और ऐसे अफराद की बड़ी कमी है। ऐसे में इन्होंने बहुत गहरा मुताला इसमें किया है। मैंने भी कई मरतबा इनसे मीटिंग की, इस सिलसिले में समझने की कोशिश की, तो आज मौका मिला जो है आप लोगों के सामने भी पेश करें। वह फिर कभी इंशाअल्लाह आपको दावत देंगे जब कभी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।